Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, जो कि आपके बीएससी पार्ट थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पेपर थर्ड में आता है। और हम रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में जान चुके थे कि व्हाट एग्जैक्टली इज रेट ऑफ द रिएक्शन, कि अभिक्रिया का वेग क्या है। तो हमने ये दर्शाया था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाली कमी या प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट में होने वाली वृद्धि जो होती है वो रेट ऑफ द रिएक्शन कहलाती है। फिर हमने रेट एक्सप्रेशन देखा था दो तरीके से, जिसमें से एक था सक्रिय द्रव्यमान का नियम, लॉ ऑफ एक्टिव मास, और दूसरा था रेट लॉ। एक एक्सपेरिमेंटल था, एक थ्योरेटिकल था, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हमने देखा था वेग, जिसे औसत वेग कहा गया, और तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग। तो ये दो तरह के वेग थे, उनको भी पढ़ चुके हैं। फिर हम जो पढ़ रहे थे वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये भी मैं थोड़ा डिस्कस कर चुका था कि क्योंकि अगर हमें पता होगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अभिक्रिया को तीव्र करते हैं या धीमा करते हैं, तो हम अपने हिसाब से उन फैक्टर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सपोज जो हमने दो तीन फैक्टर्स पढ़ लिए थे, उनमें एक टेम्परेचर था। तो जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है, वैसे रिएक्शन जो रेट है वो डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमें रिएक्शन रेट दुगनी करनी है तो हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो इस तरह इसको काम में लिया जाता है। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये हम पढ़ रहे थे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला जो पढ़ा था अभिक्रिया का ताप, दूसरा अभिकारक की सांद्रता, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिकारक की सांद्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अभिक्रिया वेग के। ठीक है, कारण भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं जब कंसंट्रेटेड होता है सॉल्यूशन। ठीक है, और जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतना ही वेग ज्यादा होगा। तीसरी चीज क्रियाकारक की प्रकृति, जितने कमजोर बंध क्रियाकारक में होंगे, है ना, उतनी ही आसानी से वो बंध टूट जाएंगे, है ना, उतनी आसानी से बंध टूटेंगे। और केमिकल रिएक्शन क्या है, अगर केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पुराने बंध का टूटना, नए बॉन्ड का बंधना, यही एक केमिकल रिएक्शन है। तो क्रियाकारक की प्रकृति में जितने कमजोर बंध होंगे क्रियाकारक में, उतना ही अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, तो ये एग्जांपल है, जैसे 2NO + O2 gives 2NO2। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, जबकि 2CO + O2 ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। तो इसको हम ऐसे देखें, ऐसे ये क्या रिएक्शन, दोनों सेम लगती है। NOCO ऑक्सीजन से जुड़ रहा है ना, NO2 और CO2 बना रहा है, लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन बहुत फास्ट है, नीचे वाली रिएक्शन बहुत स्लो है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्रियाकारक की प्रकृति। तो जितने मजबूत बंध होंगे उतनी ही रिएक्शन स्लो होगी। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो बंध है वो NO से मजबूत है। ठीक है, चौथा पॉइंट, दाब का प्रभाव। तो ये प्रभाव वही दिखता है जहां पर कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या है, गैसियस स्टेट में है। ओके, तो जैसे अमोनिया का बनना, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस 3H2 gives 2NH3। तो अमोनिया के बनने में क्या हो रहा है, दोनों ये तीनों क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से मिलकर 2 मोल NH3 बना रहे हैं, है ना। अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट से।
ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस में जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शन में जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब यहाँ पहले नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और हमने इस पे दबाव बढ़ा दिया, तो क्या होगा, इस प्रभाव को हटाने के लिए क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बनने लगेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम होने लगेंगे। प्रेशर को रिलीज करना है, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर कम होना चाहिए, उसके लिए क्या करेगा, रिएक्शन ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड साइड में जाएगी। ठीक है। इसी का एक दूसरा एग्जांपल अगर हम एक और देखें यहाँ पर, इसका उल्टा एग्जांपल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड सपोज 2O5 N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है ना, और सेम ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये दे रहा है हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक तो 4NO2 प्लस साथ में ऑक्सीजन निकल रही है O2। ठीक है। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिसोसिएशन है, उस रिएक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 मोल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के हैं। ठीक है। और वो क्या दे रहे हैं, 4 मोल तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसमें। ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पर था नंबर ऑफ मोल ज्यादा थे इसमें रिएक्टेंट में, या नंबर ऑफ मोल ज्यादा है प्रोडक्ट में। तो ऐसी सिचुएशन में तो क्या होगा, जो वेग है, ये वेग की बात कर रहे हैं हम, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वेग और रेट ऑफ द रिएक्शन, सॉरी, जो वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ, जो वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के या दाब के, है ना। जबकि जो नीचे वाली कंडीशन है जिसमें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कम है नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट से, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो वेग है वो दाब के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वेग दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए इस रिएक्शन में तो क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। और अगर तो हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए इस रिएक्शन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाब कम करना पड़ेगा। इस तरह जो विभिन्न कारक हैं रिएक्शन रेट को प्रभावित करने वाले, अगर हम उनको जान पाए तो हम रिएक्शन को गवर्न कर सकते हैं, हम रिएक्शन को अपनी तरह से चला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, वह केमिकल है जो कि अभिक्रिया में भाग लिए बिना उसके वेव को प्रभावित करे। सामान्यतः ये उत्प्रेरक उसके वेग को बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं, जिनको पॉजिटिव कैटलिस्ट भी कहते हैं। पर कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि रिएक्शंस को रिटार्ड करते हैं। ओके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिल रहा है रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। पर जैसे ही हम इसी हाइड्रोजन और इसी ऑक्सीजन को इसी रूम टेम्परेचर पे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, प्लेटिनम प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, सॉरी, तो क्या होगा, हमें पानी मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। तो यहाँ पर जो फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम है वो एक कैटलिस्ट है जिसने इस रिएक्शन को करवा दिया, है ना। ये भी वेग को प्रभावित करता है। छठा है सतह का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सरफेस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं, या मिक्सचर हम बनाते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं उसको बहुत अच्छे से ग्राइंड करें, उसको पीस दें, उसके बारीक पाउडर बनाए। ये लिखा भी होता है किताब में कि बारीक पाउडर बनाना है। तो वो क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि जितना छोटा होगा कोई भी
जितना ज्यादा उसको बारीक हम पीसेंगे उतना ही उसके सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतनी ही अभिक्रिया का वेग ज्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिएक्शन जो है वो होती है टक्कर से, और टक्कर कहाँ होती है? सतह से होती है। तो जितनी सतह उसकी खाली होगी उतनी ही टक्करों की संभावना बनती है। नेक्स्ट है विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो हम ये जानते हैं E इज इक्वल टू एच ड्यू, है ना। आइंस्टीन ने कहा था कि जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। ये फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कई रिएक्शंस को कंप्लीट कराने में काम में लेते हैं, और इससे एक पूरी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनती है जिसको हम कहते हैं फोटोकेमिस्ट्री, वो आपके सिलेबस में भी है। तो ये ऊर्जा बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन सारे मॉलिक्यूल्स ये नहीं दर्शाते हैं ना। ये सामान्य अभिक्रियाओं से बहुत ही तीव्र होती हैं और बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल जो आपने पढ़ा हुआ है वो है H2 + Ca2 से 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना इन प्रेजेंस ऑफ HNO। ओके, तो ये कुछ कारक थे जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोटि और अणुसंख्यता। तो कोटि क्या होती है और अणुसंख्यता क्या होती है? ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे लॉ ऑफ एक्शन जो हमने पढ़ा था, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, एक्टिव मास लॉ, और वेग नियम, इन दोनों में मैंने एक चीज बताई थी कि एक इसमें थ्योरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल है। इसी तरह से ये जो दो हमने टर्म यूज की हैं, एक है कोटि एवं दूसरी है अणु संख्यता। तो ये दो चीजें हैं, कोटि एवं अणु संख्यता। इनमें से एक कोटि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, जो हम किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन की कोटि क्या होगी, और दूसरी अणुसंख्यता एक थियोरेटिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो हम देख के बता सकते हैं कि इसकी अणुसंख्यता क्या होगी। तो अणुसंख्यता जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जस्ट अ मिनट, अणुसंख्यता एज द नेम एम्प्लाइज, ये जो अणुसंख्यता है क्या है कि एक रिएक्शन में कितने अणु भाग ले रहे हैं। एक रिएक्शन में कितने अणु भाग ले रहे हैं। ओके, तो एक रिएक्शन में जितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहलाती है उसकी अणुसंख्यता। ठीक है, और कोटि, कोटि एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर अपन लिख लेंगे। कोटि क्या है? कोटि अभिकारक अणुओं की वह संख्या है जिनकी सांद्रता द्वारा वेग निर्धारित होता है। ठीक है, या फिर यूं कहें कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बदलती है। ठीक है, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो लिखते हैं हम व्हाट इज कोटि। सबसे पहले कोटि को डिफाइन करते हैं अपन। ठीक, कोटि, कोटि क्या है? अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता द्वारा वेग निर्धारित होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है अपन ने। कोटि क्या है?
कोटि क्या है? अभिकारक अणुओं की वह सांद्रता जिनकी सांद्रता द्वारा वेग निर्धारित होता है। मतलब सभी अणुओं की सांद्रता से वेग निर्धारित नहीं होता है, कुछ अभिकारक अणुओं की सांद्रता से ही वेग का निर्धारण किया जाता है ना? जैसा कि हमने वेग नियम में देखा था, यहां से वो क्लियर हो जाएगा आपको। ये कोटि की परिभाषा है। या कोटि की एक और परिभाषा हम लिख लें, इससे और क्लियर हो जाएगा। या अभिकारक अणुओं की वह संख्या, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बदलती है। ठीक है, ये अलग डेफिनेशन होगी। पहली डेफिनेशन क्या थी? अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता द्वारा वेग निर्धारित होता है। ठीक है। दूसरी, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बदलती है। और तीसरा एक और नियम है, या अभिक्रिया वेग नियम, जो हमने पीछे पढ़ा था, मैंने कहा था आपको समझ में आएगा उससे। जो अभिक्रिया वेग नियम है उसमें सांद्रता की घातों का योग, ठीक है, ये कोटि है। मैं आपको याद दिला दूं ये कैसे है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि अभिकारक अणु की वह संख्या जिनकी सांद्रता द्वारा वेग निर्धारित होती है, वो कोटि है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी हमें निकालना पड़ेगा कि किन अणुओं की सांद्रता से वेग प्रभावित हो रहा है। दूसरा, अभिकारक अणु की वह संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बदलती है, ये भी हमें निकालना पड़ेगा कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से रिएक्टेंट हैं जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के दौरान बदल रही है। ठीक है। तीसरा, अभिक्रिया वेग नियम में सांद्रता की घातों का योग, वो हमने कहा किया था, ऊपर देखिए, यहां पर आया था वेग नियम, है ना? ये वेग नियम, वेग नियम में हमने ये किया था ना, P और Q। तो हमारे नंबर ऑफ मोल तो A थे और B थे, जबकि हमने उनकी जगह रखा था P और Q। तो इन घातों का मतलब P और Q एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो इन दोनों का जो योग होगा वही इस रिएक्शन की, पर्टिकुलर रिएक्शन की कोटि होगी, है ना? ये आगे और समझ में आ जाएगा जैसे हम कोटि को और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। कोटि के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना? आज हम कोटि ही पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, उसके बाद में अणुसंहिता पे जाएंगे, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए क्या है? फर्स्ट थिंग, यह एक प्रायोगिक पद है। ठीक है, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। यह एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी, ये हमें एक्सपेरिमेंट से निकालनी पड़ेगी, किसी भी रिएक्शन को देख के मैं नहीं बता सकता हूँ। इसका मान शून्य भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि जो अभिकारक अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता से वेग निर्धारित हो, उनका मान शून्य भी हो सकता है। ऐसी रिएक्शंस भी हो सकती है कि जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता से निर्धारित नहीं हो, या ऐसी भी रिएक्शन हो सकती है जिसमें कि अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक अणु है उनकी सांद्रता परिवर्तित ना हो। ठीक है, तो इनका मान शून्य भी हो सकता है। थर्ड, इसका मान भिन्न में भी हो सकता है, मतलब कि फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, 1/2, 2/3, इस तरह भी हो सकता है। एंड लास्ट वन इज, इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है। भी हो सकता है, मतलब इसका मान नेगेटिव में भी आ सकता है ना? इसके एग्जांपल बहुत ही कम है,
तो ये सारी चीजें हैं। ये एक प्रायोगिक पद है, इसका मान शून्य भी हो सकता है। एक ऋणात्मक मान का एग्जाम्पल जैसे ओजोन से ऑक्सीजन बनना जो होता है O3 when changes to O2, O3 when changes to O2, ये जो रिएक्शन है इसमें जो कोटि है वो ऋणात्मक होती है, O3 gives O2, ये ऋणात्मक होती है। इस तरह की कोटि की परिभाषा है। ऑर्डर को मेरे हिसाब से आपको ऑर्डर समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर कोटि को इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये तीन हमने पढ़ी हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम अगली क्लास में देखेंगे।